नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। 2024 के आखिरी दिन जब मैं विश्लेषण कर रहा हूं, तैयारी हो रही है 2025 की नई रंगत को समझने की। छत्तीसगढ़ के संबंध में मैंने ढेर सारे वीडियो विश्लेषण बनाए, ज़्यादातर राजनीति से जुड़े हुए थे। यहाँ लोगों के तमाम तरह के प्रश्न आ रहे थे कि हम मौजूदा राज्य सरकार के विषय में क्यों नहीं विश्लेषण करते, उनके कार्यों की समीक्षा भी होनी चाहिए। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ सरकार बने अभी 1 साल हुआ है और जिस तरह के हालात सामने आ रहे हैं, जाहिर तौर पे वहाँ विश्लेषण तो बनता ही है। वैसे नए दौर की भारतीय जनता पार्टी न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करती, क्योंकि बदले हुए हालात में बदले हुई भारतीय जनता पार्टी सनातन परंपरा से जुड़े हुए त्योहार और उत्सवों को लेकर जिस तरह से उत्साही नजर आती है, वहां से एक राजनीतिक संदेश भी साफ है और विचारधारा की बात भी मजबूती से प्रकट की जा सकती है। जैसा कि आपने गौर किया होगा कि कुछ साल पहले रोजा अवतार की दावत वाली तस्वीरें हमारे नेताओं की खूब आती थी, बाकायदा सफेद टोपी सर में पहने हिंदू नेता भी ऐसी रोजा अवतार की दावतें किया करते थे। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने जब सफेद टोपी पहनने से इनकार कर दिया था, वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी और वहां से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक संदेश दिया गया, उसका खूब असर भी जमीन में देखने को मिलता है। वैसे राजनीति में प्रतीक और प्रतिमानों का काफी गहरा असर होता है, जिसके भरोसे हमारे राजनेता संदेश देने की कोशिश करते हैं। बात यदि छत्तीसगढ़ की हो रही है तो पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तब उन्होंने छत्तीसगढ़ी 30 त्योहार और परंपराओं को लेकर जिस तरह से खुद की ब्रांडिंग की, वहां कुछ हो ना हो उनका चेहरा तो जरूर चमका, लेकिन छत्तीसगढ़ की समझदार जनता को जल्द समझ में आ गया कि दिखावे और जमीनी हकीकत में कितना गहरा फर्क होता है। यही कारण है कि मौजूदा समय में जब विष्णुदेव साय की सरकार है तो आपने नहीं देखा होगा कि उस तरह से गेड़ी और भौरा चलाने के अलावा हाथ में सोटा खाते हुए कोई तस्वीरें आ रही हो। जिस तरह से खुद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कुछ कोशिशें रही, उस पर विराम लगाया गया। लेकिन अब उनसे कहीं आगे जागरूक हो चुकी जनता योजनाओं को समझना चाहती है, विकास को देखना चाहती है और समझना चाहती है कि जमीनी हकीकत क्या है। वैसे उपलब्धियों के नाम पर विष्णुदेव साय सरकार जाहिर तौर पर महतारी वंदन योजना की कामयाबी के अलावा किसानों को धान का देश में सबसे ज्यादा मूल्य 3100 रुपए देने की योजना को जो अमली जामा पहना पा रही है, उसे एक बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। इसके अलावा मोदी गारंटी के नाम पर जिन जिन योजनाओं को रखा गया था, उस पर केंद्र की भी निगाह है। वादा किया गया था कि CGPSC मेरिट घोटाले की जांच CBI से की जाएगी, पारदर्शिता बरती जाएगी। ऐसी तमाम योजनाओं के अलावा जब युवाओं से वादा किया गया था कि 1 लाख सरकारी भर्तियां चरणबद्ध तरीके से होगी, तो जाहिर तौर पर जिन युवाओं की उम्र बढ़ रही है, खासकर उनकी ओर से काफी मुखर होकर जल्दी से जल्दी ऐसी सरकारी नौकरियों की भर्ती की मांग उठ रही है। यही कारण रहा कि जब सरकार बने महज 2 महीना हुआ था तो विधानसभा में बिना कैबिनेट के प्रस्ताव के उस समय के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने घोषणा कर दी थी कि हम जल्द ही 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी जोड़ दिया था, इसके लिए वित्त मंत्रालय और मुख्यमंत्री की मंजूरी अभी बाकी है। यानी बृजमोहन अग्रवाल अच्छी तरह से जानते थे वो एक ऐसी घोषणा कर रहे हैं जिसे कैबिनेट की मंजूरी नहीं थी, लेकिन इसे सही मानकर युवाओं ने तैयारी शुरू की। 33,000 पद की वैकेंसी के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि एक पद के लिए 100 उम्मीदवार भी तैयारी कर रहे होंगे तो 33 लाख युवा लगातार इस बात की बाट जोड़ रहे थे कि जमीनी हकीकत कब साकार होगी। लोकसभा के चुनाव आ गए और आचार संहिता जैसे ही 4 जून को हटी तो उसके बाद सरकार के ऊपर दबाव बना, लेकिन राज्य सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया फिलहाल ऐसी कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले ही शिक्षकों की संख्या अतिशेष है। इस मामले में सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न यही खड़ा होता है कि आखिर बृजमोहन अग्रवाल ने ऐसी घोषणा क्यों की। वो काफी सीनियर विधायक रहे जो उस समय सांसद के उम्मीदवार बना दिए गए। बृजमोहन अग्रवाल को अच्छी तरह से पता था कि उनके सांसद बनते ही उनकी मंत्री पद वाली कुर्सी भी जाएगी, लेकिन उन्होंने जिन भी कारणों से ये घोषणा की, उनके उद्देश्य को पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अच्छी
तरह से समझ रहा था कि निशाना किस तरफ है, किन पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। मौजूदा समय में वित्त मंत्री ओपी चौधरी के पास काफी दबाव है, क्योंकि मातारी वंदन के लिए हर महीने राज्य सरकार को 700 करोड़ रुपए हर हाल में देने ही पड़ते हैं। और मौजूदा समय में जो धान की खरीदी हो रही है, वहां वादा किया गया है कि एक एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन गौर करने वाली बात यह है जितना धान राज्य सरकार खरीदेगी उससे करीब आधा ही केंद्र सरकार ले पाएगी। ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या भंडारण की होगी। ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या किसानों को समर्थन मूल्य के अलावा जो 3100 का वादा किया गया था उनकी किस्त भी देना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। ऐसे हालात में एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि डबल इंजन की सरकार का वादा करते हुए जब विधानसभा में वोट मांगा गया था, लोकसभा में वोट मांगा गया था, तो आम जनता यह प्रश्न खड़ा करती है कि पैसों की कमी की भरपाई केंद्र से की जा सकती है। यह ऐसा भी नहीं है कि केंद्र सरकार मौजूदा राज्य सरकार को आर्थिक मदद नहीं दे पा रही है। यहां हमें गौर करना होगा 18 लाख पीएम आवास योजना के लिए केंद्र ने जो भारी भरकम मदद की है, फिलहाल वो मदद जमीन पर इसलिए दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि ये मामला आवास से जुड़ा है और 18 लाख आवास के लिए पंजीयन के साथ धीरे धीरे सुपुर्दगी हो रही है। मामला कंस्ट्रक्शन से जुड़ा है, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में खासकर जिस देश की आबादी 70% से ज्यादा 35 साल की हो, वो जनता ज्यादातर अधीर होती है। तुरंत रिजल्ट की अपेक्षा में प्रतिक्रिया भी फौरन सामने आ जाती है। जब राज्य सरकार के 20% कार्यकाल हो गए हैं तो यह न्याय की बात तो यही होगी कि थोड़ा और मौका दिया जाए, लेकिन हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1) में जहां बोलने की आजादी है तो हर कोई अपने ढंग से बातों को प्रस्तुत करता है। सोशल मीडिया के दौर में हर एक आम आदमी पत्रकार की तरह है, उसके अपने विचार हैं, फौरन क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यहाँ राज्य सरकार के लिए एक अच्छी बात यह है कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने जिस तरह के घपले घोटाले किए थे वो एक एक कर जिस तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, जो साजिशें फेल होती गई, वहाँ जागरूक जनता भी समझ रही है कि पहले वाली सरकार से कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन जिस तरह की नए किस्म की कार्यशैली देखने को मिल रही है, वहाँ लोग अपने अपने ढंग से कयास लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष तक क्यों नियुक्त हो रहे हैं, दिल्ली से ढेर सारे निर्णय क्यों सामने आ रहे हैं। तो बदले हुए हालात में बदली हुई राजनीति यह बताने की कोशिश कर रही है कि जिन कारणों से भारतीय जनता पार्टी की नई बनी विष्णुदेव साय सरकार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में 11 में से 7 नए चेहरे शामिल किए गए थे। ऐसे ही प्रयोग का हिस्सा है नए किस्म का शासन, नई किस्म की कार्य पद्धति और संगठन में जिस तरह से माइक्रो लेवल में जाकर पन्ना प्रभारी तक बनाए जा रहे हैं, बूथों के मैनेजमेंट को मजबूत किया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जिन्हें भी भारतीय जनता पार्टी के पद दिए जा रहे हैं उन पर बहुत ज्यादा दबाव कायम रहेगा। यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से कहीं ज्यादा बदल चुकी है। कभी छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का पर्याय या सबसे बड़ा चेहरा बन चुके डॉक्टर रमन सिंह के अलावा बृजमोहन अग्रवाल, सरोज पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे, अजय चंद्राकर, गौरीशंकर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल सरीके तमाम नेताओं के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी की राजनीति घुमा करती थी। लेकिन आपको याद होगा 2021 में जब बस्तर चिंतन बैठक हुई थी तो डी पुरेंद्रेश्वरी जो भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रभारी हुआ करती थी, वहां उन्होंने नीति निर्धारक बने कुछ लोगों को उस बैठक में, उस चिंतन बैठक में आने से रोक दिया था, जिनमें गौरीशंकर अग्रवाल, अमर अग्रवाल और राजेश मूणत की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। उस एक बैठक से संदेश दे दिया गया था कि अब काम करने वाले लोगों को मौका मिलेगा। जिस तरह से टिकटों का वितरण हुआ और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई, तो जाहिर तौर पर चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी है। ऐसे ही दौर में नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश भी शुरू हो गई है। 15 जनवरी से लेकर फरवरी के तीसरे सप्ताह तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देश भर में बना दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मौजूदा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के बारे में प्रबल संभावना है कि वो विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। जगदलपुर से विधायक हैं, युवा है, लोकप्रिय है और जिस तरह से उन्होंने संगठन की बागडोर संभाली तो उनकी लोकप्रियता में और ज्यादा इजाफा हुआ। फिलहाल सरकार के 2 से 3 मंत्री के पद
रिक्त हैं। मैं 3 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि संभावना व्यक्त की जा रही है कि हरियाणा में जहां 90 विधायक हैं तो वहां 13 की बजाय 14 विधायक लिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भी ये प्रयोग दोहरा सकती है। इसके अलावा जो 7 नए चेहरे शामिल किए गए थे उनके कार्यों की भी समीक्षा की जा रही है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि 2 उप मुख्यमंत्री और ओपी चौधरी इस 7 नए चेहरों के कार्य समीक्षा वाले दायरे से बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन नए दौर की भाजपा में कुछ भी संभव है। जिस तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले पंक्ति में बैठे हुए नेताओं को बनाया गया, तो वहां छत्तीसगढ़ में दूसरी पंक्ति के ऐसे चेहरों को भी देखा जा रहा है जिन्हें आगे लाया जाए, जिन्हें नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। उनमें अनुराग सिंहदेव, सौरभ सिंह, शिवरतन शर्मा, संजय श्रीवास्तव जैसे तमाम चेहरों के अलावा ज्यादातर ओबीसी चेहरों को तरजीह देने की कोशिश होगी। जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय चुनाव के लिए 50% ओबीसी आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में लागू करवाने का प्रण किया और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए इस योजना को अमली जामा पहनाने वाले उप मुख्यमंत्री अरुण साव की जो भूमिका रही वह भी रेखांकित की जाएगी। गौर करने वाली बात यह है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें अरुण साव एक बड़ा ओबीसी चेहरा है। साहू समाज से आते हैं, पुराने प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, दशकों तक उन्होंने वकालत की है। ऐसे में 50% ओबीसी को आरक्षण देने के एक बड़े संवेदनशील मसले पर उनकी भूमिका इसलिए भी और ज्यादा मजबूत हो जाती है क्योंकि यह योजना भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अन्य राज्यों के लिए यह योजना मिसाल भी बन सकती है। इस योजना का जिस तरह से पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मजाक उड़ा रहे थे, तो उन्हें समझ लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर विभिन्न आयोगों के माध्यम से यह नया फैसला लिया गया है। यहां से छत्तीसगढ़ की राजनीति और सामाजिक दशा दिशा बदल जाएगी, ऐसा माना जा सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ की अधिकांश आबादी, लगभग आधी आबादी ओबीसी है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर संदेश पहले ही साफ दे दिया है। अब बारी ओबीसी की थी और इसके बाद अनुसूचित जाति के लोगों को साधने की कोशिश होगी। इन तीनों ही वर्गों की आबादी लगभग 90% है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इंतजार हो रहा है क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की उस रिपोर्ट का जिसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। वैसे सरकार ने अपने स्तर पर विश्वकर्मा आयोग बनाकर ओबीसी आबादी की काउंटिंग की, जिसके आधार पर 50% आरक्षण की सीमा तय की गई। ऐसे में यहाँ बड़ा प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि यदि ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का छत्तीसगढ़ बनाया जाता है तो क्या धर्मलाल कौशिक की वापसी होगी, जैसी कि तैयारी चल रही है। डॉक्टर रमन सिंह का भी उन्हें पूरा समर्थन प्राप्त है। धर्मलाल कौशिक पहले भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा को बुरी तरह पराजय हासिल हुई। लेकिन फिलहाल वो भी रेस में शामिल हैं। इनके अलावा कुछ नए प्रयोग करने की भी पूरी संभावना है। ऐसे ही नए प्रयोग के दौर में बिलासपुर के प्रवीण दुबे जैसे युवा चेहरों का नाम सामने आता है। सहकारिता के क्षेत्र में मंच, माला और माइक से दूर रहने वाले, शांत होकर संगठन के लिए काम करने वाले नए लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी आगे ला सकती है। ऐसे ही ऊर्जावान और भारतीय जनता पार्टी के विचार से चलने वाले युवा ओबीसी अध्यक्ष की तलाश जारी है। यहां देखना होगा कि इस वैकेंसी में कौन फिट बैठता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है। एक बड़ी चुनौती मौजूदा राज्य सरकार और भाजपा संगठन के ऊपर भी ये होगी कि किसी भी हालत में कांग्रेस का जहां नगरीय निकाय क्षेत्रों में वर्चस्व कायम है, उस वर्चस्व को तोड़ा जाए। और कांग्रेस के पास भी यह चुनौती होगी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बिखराव के हालात हैं, जिस तरह से कुछ पुराने चेहरों को हाशिए पे डालकर भाजपा की तरह नए लोगों को मौका देने की तैयारी चल रही है, वो प्रयोग कितना सफल होता है। हमारी भी बारीक निगाहें लगी हुई है। सारे घटनाक्रम को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे छत्रप जो चुनाव हार गए लेकिन कद्दावर बने हुए हैं, ऐसे लोग कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। जहां विचारधारा कोई मायने नहीं रखती, सारे बड़े नेता जब मिल जाते हैं तो जमीनी कार्यकर्ता वहां लड़ते रहते हैं, आपस में शत्रुओं की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन राजनीति को अपना प्रोफेशन बना चुके ऐसे नेताओं को समझना चाहिए कि उनका अस्तित्व ऐसे ही जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़ा
जुड़ा हुआ है, उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे अवसरवादी नेता जिस तरह की नूरा कुश्ती करते हैं, जिस तरह की शूडो फाइटिंग करते हैं, उसे जागरूक जनता अच्छे से पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट होकर समझने लगी है। इसलिए हमारा कहना है कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। ऐसी ही राजनीति को समझते हुए देश और समाज का भला किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। नमस्कार।